बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2 ऑफ ऑडिट एंड एश्योरेंस। अच्छा, कल की जो हमने डिस्कशन की थी उसको अगर हम क्विकली रिवाइज करना चाहें तो आप सर मुझे बता सकते हैं कल हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने मेन 3 चीजें पढ़ी थी। ऑडिट भी परफॉर्म करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, कब परफॉर्म करते हैं। उससे पहले एक चीज़ पढ़ी थी कि ऑडिट होता क्या है। तो आप कह सकते हो 4 चीज़ें हमने पढ़ी हुई, ठीक है जी। ऑडिट क्या होता है? मतलब ऑडिट एक वेरिफिकेशन होती है बैंक स्टेटमेंट्स की कि जो अकाउंटेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है उसकी वेरिफिकेशन एक ऑडिटर करता है कि आइदर दे गिव ट्रू एंड और नॉट। ठीक है। अच्छा, ऑडिटर क्या होता है? बेसिकली वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ऑडिट क्यों परफॉर्म होता है? क्यों परफॉर्म हो रहा था सर? ट्रस्ट इश्यूज थे शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के दरमियान, ठीक है। उनको एक दूसरे पे भरोसा नहीं था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा बाहर से एक बंदा बुलाते हैं जो कि इनकी बनाई हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करेगा? वेरीफाई करेगा, चेक करेगा और फिर उसके ऊपर हम रिलाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? व्हेन ऑडिट इज परफॉर्म्ड। हम क्या पढ़ा था उसमें? हमने ऑडिट का परफॉर्म किया जाता है फाइनेंशियल पीरियड हो जाता है उसके 3 मंथ्स के बाद ऑडिटर जो है ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। उसमें वो शेयर होल्डर को ये बताता है कि क्या रिपोर्ट ठीक है या नहीं। अगर तो सबसे पहले डायरेक्टर से कम्युनिकेट मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करता है कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट ठीक है। अगर तो वो ठीक कर देती है तो हम उनको बता देते हैं कि हाँ हमारी ऑडिट रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है। अगर वो कम्युनिकेट नहीं करते तो हम देखते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसको मैं अगर समराइज करूँ तो ऑडिटर क्यों हम परफॉर्म कर रहे थे ये हमने देख लिया। ऑडिट कब परफॉर्म करना है सर? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएंगी, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाएंगी तो फिर ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, ठीक है। फिर उसमें अगर कोई गलती वगैरह मिली तो वो मैनेजमेंट को बोलेगा इसको ठीक कर लो। अगर मैम उसको ठीक कर लेती है तो फिर हमें कोई मसला नहीं, लेकिन अगर वो उसको ठीक नहीं करती तो हम क्या करते हैं? हम फिर अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो हमने देनी होती है हम उसमें ये चीज़ बता देते हैं जी कि एरर या मिस स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है। उसके बाद एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, वो क्या पढ़ा था? ऑडिट के स्टेप्स, ठीक है। तो जब क्लाइंट अच्छा ऑडिटर को कब अपॉइंट करता है जी? आप 4 स्टेप है एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट। नहीं, क्लाइंट ऑडिटर को अपॉइंट किस स्टेज पर करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बन जाती है, अपॉइंटमेंट हो रही होती है एजीएम के टाइम पर, एनुअल जनरल मीटिंग के टाइम पर ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है। उसका काम ऑल दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद शुरू होता है, राइट, ठीक है। तो जब ऑडिटर के पास कंपनी आई कि आप हमारी कंपनी का ऑडिट करें तो उस टाइम पे ऑडिटर क्या करेगा? एक्सेप्टेंस के प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। वो देखेगा मुझे क्लाइंट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, ठीक है। उसके बाद जब हमने एक्सेप्ट कर लिया फिर हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। मुझे ऑडिट परफॉर्म कैसे करना है? जो 3-4 महीने मेरे पास अवेलेबल है इसको मैंने किस तरीके से प्लान करना है, कितनी टीम एलोकेट करनी है, किन हेड्स पे ज़्यादा काम करना है, किन पे कम काम करना है, ये सारी चीज़ें देखते होंगे। प्लानिंग कर ली, फिर हम परफॉर्म करेंगे प्रोसीजर्स अपने, ठीक है, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हमें मिल जाएंगी उसके बाद प्रोसीजर हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। वंस ये काम भी हो गया फिर हम क्या कर रहे होते हैं? ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मोटा मोटा हमने यही डिस्कस किया था कल की क्लास में। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना यूनिट नंबर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू ऑडिट। अच्छा, कल भी हमने इंट्रोडक्शन टू ऑडिट ही पढ़ा था, ठीक है, लेकिन वो एक बहुत ब्रीफ था, ये उसकी थोड़ी सी डिटेल्स हैं। इसी तरह डिटेल्स आहिस्ता 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 हम बढ़ाते रहेंगे। अच्छा, आज के लेक्चर का जी, तो सर लेक्चर 2 में हमने 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं। एक तो है ओरिजिन एंड एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट और दूसरा हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है पार्टीज इन्वॉल्वड इन एन ऑडिट। अच्छा, इसका एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं। ओरिजिन हमने काइंड ऑफ कल देख ही लिया। ओरिजिन ऑडिट का क्यों हुआ था सर? क्यों हुआ था? जब कंपनी बनी थी तो उसमें क्योंकि एक सेग्रीगेशन आ गई थी जो ओनर्स थे और जो मैनेजर्स थे उनके दरमियान, तो इस वजह से ऑडिट की जरूरत पेश आई थी, ठीक है। एडवांटेजेस ऑडिट के, एक एडवांटेज हमें मालूम है कि सर इससे ट्रस्ट जो है ना वो शेयर होल्डर्स का आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर, ठीक है। उसके अलावा पार्टीज कौन कौन भी इन्वॉल्व होती हैं ऑडिट के अंदर? कोई बता सकता है मुझे कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं? आप बताएं। 3 पार्टीज। कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व हैं? एक तो मैनेजमेंट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है। दूसरा बंदा कौन है? शेयर होल्डर, जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करना है? देखना है, रिजल्ट देखना है। और तीसरा बंदा कौन है? तीसरी पार्टी ऑडिटर, जिसने उसको वेरीफाई करना है जी। तो ये जो 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं ऑडिट के अंदर, इन तीनों की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में देखेंगे। तो शुरू करते हैं सर अपना ओरिजिन ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज। अच्छा, इसमें वो बता रहे हैं कि जब सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप हुआ करती थी तो हम कल भी देख चुके हैं कि वहां पर ऑडिट की जरूरत हमें एज सच नहीं महसूस हो रही थी। क्या रीजन थी, क्यों नहीं महसूस हो रही थी सर? मैनेजमेंट और ओनर जो था वो एक ही बंदा था। एक ही बंदा था जो कि बिजनेस को मैनेज भी कर रहा था, बिजनेस को ऑन भी कर रहा था। लेकिन हुआ क्या, वो बता रहे हैं कि 18th सेंचुरी में क्या हुआ? कंपनीज का कॉन्सेप्ट आया। कंपनीज का कॉन्सेप्ट आया क्यों? क्योंकि उसमें क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई।
जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो हुआ क्या सर, महंगी महंगी मशीनरी, महंगे महंगे इक्विपमेंट्स आए। अब अगर आप चीज़ एक अफोर्ड नहीं कर सकते ना अकेले, तो आपके माइंड में क्या आएगा, मैं किसी के साथ मिलके अफोर्ड कर लेता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा राइस इंस्टीट्यूट है, लेट्स इनके पास पोर्टल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे इंस्टीट्यूट के साथ मिलके पोर्टल की फैसिलिटी ले सकते हैं और उस पोर्टल को वो भी यूटिलाइज कर लेंगे, ये भी यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो कंपनी का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल इसी तरह का नहीं है कि काफ़ी सारे लोग मिल रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं और उससे वो कंपनी बना रहे हैं। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आई, महंगी मशीनरीज आ गई, तो उसके पैसे पूरे करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन काफ़ी सारे लोग मिले और उन्होंने कंपनी फॉर्म कर ली। अब जब उन्होंने कंपनी बनाई तो उसमें क्या हुआ, कुछ शेयर होल्डर्स थे जो ओनर्स थे, जिनको हमने शेयर होल्डर का नाम दिया था, और कुछ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट थी। अच्छा, जब मैनेजमेंट थी वो अलग थी शेयर होल्डर से। ठीक है, क्यों अलग थी, क्योंकि उनको हायर किया गया था बिजनेस को मैनेज करने के लिए, जबकि शेयर होल्डर्स कौन है, जिन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये दो सेग्रीगेशन हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, इसको हमने क्विकली देख लिया। थोड़ी सी एक चीज़ हमने ऐड ऑन कर दी कि कंपनी हमने क्यों बनाई थी। अच्छा, उसके बाद ये जो डायरेक्टर्स और जो शेयर होल्डर्स है, डायरेक्टर्स का दूसरा नाम क्या कह रहे होते हैं, मैनेजमेंट। अच्छा, इनके दरमियान ना एक रिलेशनशिप पाया जाता है। वो रिलेशनशिप अगेन मैं कल की क्लास रेफर करूंगा, कल हमने दोबारा पढ़ा था। 3 तरह के रिलेशनशिप हमने पढ़े थे कि एक तो उनके बिहाफ पे हमने उनके एसेट्स को मैनेज करना था, दूसरा उनकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उनके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना था, और तीसरा उनका क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के शेयर होल्डर्स को देनी है। अच्छा, बुक के अंदर ना उनको नेम दिए हुए हैं सर, जिसके अंदर हम मैनेज कर रहे हैं कंपनी के एसेट ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर्स। ठीक है, जब हम कंपनी के एसेट्स ओनर्स के बिहाफ पे मैनेज कर रहे हैं, मतलब एक उनकी अमानत के तौर पे मैनेज कर रहे हैं, तो इसको हम टर्म दी हुई है सर स्टीवर्डशिप की। स्टीवर्डशिप का क्या मतलब है, किसी के एसेट्स, किसी की कोई अमानत हम उसके बिहाफ पर मैनेज कर रहे होते हैं। तो क्या मैनेजमेंट यही नहीं कर रही होती कंपनी के केस में, वो शेयर होल्डर्स के जो एसेट्स होते हैं, जो कंपनी होती है, कंपनी क्या होती है, नेट एसेट्स ही होती है ना, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो क्या कंपनी यही नहीं कर, जो मैनेजर होते हैं वो यही नहीं कर रहे होते, वो शेयर होल्डर्स के एसेट्स उनके बिहाफ पर मैनेज कर रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो स्टीवर्ड हैं ओनर्स के, मैनेजमेंट इज स्टीवर्ड ऑफ ओनर। ठीक है, दूसरा रिलेशनशिप उन्होंने क्या बताया, एजेंसी रिलेशनशिप। अच्छा, एजेंट और प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट है किसी को आप में से? जी सर, एजेंट जो एक प्रिंसिपल वो है जो जिसके बिहाफ पे एजेंट जो है आगे कुछ चीज सेल परचेज ऑपरेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक सीईओ है एक कंपनी का, वो यूके नहीं जा सकता, वो यूके में क्या कर लेगा, अपना एक एजेंट रख लेगा, तुम मेरे बिहाफ पे सेल परचेज करो। ठीक है, लेकिन वो जब उस एजेंट को अपॉइंट करे, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि वो हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेगा, वो इस तरह की डिसीजन नहीं लेगा जिससे हमारे बिजनेस को नुकसान हो रहा हो। ठीक है, और उसके अलावा वो उसको इंस्ट्रक्शन भी दे रहा होगा कि यार तुमने टाइम टू टाइम इस तरह काम मैनेज करना है। तो क्या मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स का भी यही रिलेशन नहीं है? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एजेंट है अपने शेयर होल्डर्स की, कह सकते हैं। तीसरा रिलेशनशिप वो कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी। सर, मैनेजमेंट को हायर किया था शेयर होल्डर्स ने, जब उन्होंने हायर किया तो ऑब्वियसली वो उनसे रिजल्ट भी पूछेंगे, आपने इस पूरे साल में काम क्या किया है, प्रोग्रेस रिपोर्ट दो हमें। वो प्रोग्रेस रिपोर्ट हम किस फॉर्म में दे रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्म में। ठीक है, तो वो अकाउंटेबल कैसे हैं अपने ओनर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को, इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये 3 तरह के रिलेशनशिप हैं किसके, शेयर होल्डर्स के और डायरेक्टर्स, या इसको मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर आपने याद क्या करना है, थोड़ा सा हम साथ साथ टॉपिक वाइज ये भी देखते रहेंगे कि इसमें से याद कैसे करना है और समझना क्या है। सर, ये जो टर्म्स हैं स्टीवर्डशिप, एजेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये टर्म्स आप लोगों ने याद कर लेनी है, सिर्फ इन टर्म्स की बात करूँ मैं। ठीक है, टर्म्स आपने याद कर ली, आपको ये पता होना चाहिए स्टीवर्डशिप का मतलब क्या है, किसी के एसेट्स उसके बिहाफ पे हम मैनेज कर रहे हैं। एजेंसी का क्या मतलब है, सर हम किसी के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसके बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है, सर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंड पे बना के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हम उर्दू में याद रख लेंगे जो मैंने कहानी बनाई है, और सिर्फ ये की टर्म्स हम इंग्लिश में याद कर लेंगे। अगर हम सिर्फ हेडिंग लिखेंगे और उसके अंदर अपने अल्फाज में लिख देंगे कि स्टीवर्डशिप क्या होती है, एजेंसी क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, तो हमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इस क्लास में हम जो भी पढ़ेंगे ना, ये आपके एज इट इज एग्जाम में भी आ रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है कि डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। जी, जो तकरीबन 25% वेटेज हमारा कवर कर रहा है, उसमें से काफी सारे पोर्शन जो हैं वो काफी सारे क्वेश्चन जो हैं वो इस चैप्टर 1 से आ रहे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो कन्फ्लिक्ट एक आता है, कन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है, एनीवन? इख्तिलाफ, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, इख्तिलाफ राय।
ठीक है, तो एक कन्फ्लिक्ट क्या आया यहाँ पे कि मैनेजमेंट और शेयर होल्डर्स के दरमियान क्या कन्फ्लिक्ट है सर? मैनेजमेंट क्या चाह रही थी? बेस्ट पॉसिबल व्यू देना। अगेन ये भी कल हमने डिटेल से डिस्कस किया, मैनेजमेंट क्या चाह रही होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेस्ट पॉसिबल व्यू देना। मैम क्यों चाह रही होती है मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेस्ट पॉसिबल व्यू देना? नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या है कि मैनेजमेंट चाह रही होती है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेस्ट पॉसिबल व्यू दें, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा शो करें, खर्चे कम से कम शो करें। यस, इसकी क्या रीजन थी? ऐसा मैनेजमेंट क्यों चाह रही थी कि शेयर होल्डर्स को वो सब कुछ अच्छा दिखा रहे हो? ठीक है, कोई और बता सकता है? सर एक तो शेयर होल्डर को है वो उनके ओनर है, वो फायर कर सकते हैं इस तरह की चीज को, उनकी इन्वेस्टमेंट डैमेज कर सकते हैं। सर वो क्यों चाह रहे थे कि सब कुछ हम अच्छा उन लोगों को दिखाएं? वो इसलिए चाह रहे थे क्योंकि अगर उन्होंने लॉस दिखा दिया, मैंने एक एग्जांपल दी थी कि आप किसी को पैसे देते हैं कि मेरे बिहाफ पे इन्वेस्ट करो, आप उसके एक साल बाद आप उससे पूछते हैं कि ये जो तुमने पैसे लगाए हैं मुझे बताओ इसके ऊपर कितना रिटर्न दे रहे हो मुझे। वो कहता है सर मुझे रिटर्न तो कुछ नहीं दे रहा, मुझे लॉस हो गया। तो क्या आप खुश होंगे उससे या नाराज होंगे? ऑब्वियसली नाराज होंगे। तो अगर शेयर होल्डर्स को भी मैनेजमेंट ये बोलेगी कि सर हमें तो लॉस हो गया, तो शेयर होल्डर जाहिर है कुछ स्टेप्स लेंगे, या तो उनकी प्रमोशन अगर होने वाली होगी वो रोक देंगे, ठीक है, या फिर उनको डिमोट भी किया जा सकता है। डिमोट का मतलब होता है सर आप एक लेवल पे काम कर रहे हैं, एक स्केल पे काम कर रहे हैं, उससे निचले स्केल पे आपको ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है। तो इन रीजंस की वजह से क्या होता है, वो क्या करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल व्यू देने की कोशिश करते हैं। ये चीज हमें क्लियर है? तो यहां पर भी वो यही बात कर रहा है कि शेयर होल्डर ने क्या रियलाइज की, प्रॉब्लम रियलाइज की, जो मैनेजमेंट है वो प्रिपेयर कर रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट जो है बेस्ट व्यू देने की कोशिश कर रही है। सर बेस्ट व्यू का मतलब समझ आता है हमें? इंस्टेड ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू। शेयर ओनर्स क्या चाह रहे थे? ट्रू एंड फेयर व्यू, जिस तरह जो कंपनी के हालात हैं हमें वो एज इट इज पता चले, ठीक है। तो इससे ये मसला क्यों आ रहा था, वो बेस्ट पॉसिबल व्यू क्यों देना चाहते थे? इंसेंटिव्स और प्रेशर की वजह से। इंसेंटिव्स क्या, उनको कोई बोनस वगैरह मिल सकते थे, और प्रेशर क्या था कि सर उनको जॉब से ना निकाल दिया जाए या उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ सकता था। तो इस मसले की वजह से जो क्रेडिबिलिटी थी, जो ट्रस्ट था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, वो डाउट में आ गया, वो क्वेश्चन में आ गया। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को हायर किया, जो कि जिसको हम नाम देते हैं ऑडिटर। अच्छा, इंडिपेंडेंट और एक्सपर्ट, इन टर्म्स पे भी हमने डिटेल डिस्कशन कल की थी, ठीक है। इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है? उसका मतलब कोई डिपेंड ना हो, मैनेजमेंट के साथ कोई ताल्लुक ना हो, अगर दोस्ती हो तभी वो फेवर देगा, और अगर दुश्मनी हो दुश्मनी नहीं, ताकि वो जो काम कर रहा है उसके अंदर जो उसकी जजमेंट है उसके अंदर बाइसनेस ना आ रही हो, ठीक है, किसी को फेवर ना दे रहा हो, राइट। और एक्सपर्ट होना उसके लिए क्यों जरूरी है? जी मैम आप? एक्सपर्ट होगा कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनलाइज कर सकेगा नेचुरली से, अगर उसे आगे करंट्स आ रहे होंगे तो वो तब जरूर देख सकते हैं। यस, किसी चीज को वेरीफाई करने के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है कि हमें पहले वो खुद चीज आती हो। ओके, तो ये हमें समझ आती है ये स्लाइड। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि ऑडिट परफॉर्म करवा रही होती हैं कंपनीज, ठीक है। अब ऑडिट दो टाइप्स हम कह सकते हैं ऑडिट की, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। दो टाइप्स क्या हो सकती हैं? कुछ ऑडिट होता है जो कि रिक्वायर्ड बाय लॉ होता है, जिस तरह जो जितनी भी पाकिस्तान में बड़ी कंपनीज है ना, उनके लिए रिक्वायर्ड बाय लॉ है कि उन्होंने अपनी कंपनी का ऑडिट करवाना है। अच्छा, कंपनी लॉ आप लोगों में से किसी ने पढ़ा हुआ है? अच्छा, उसमें आपने इस तरह की कोई चीज पढ़ी है कि किन कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड बाय लॉ है ऑडिट करवाना? किन कंपनीज के लिए रिक्वायर्ड है? जिनका शेयर कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा हो, प्राइवेट कंपनीज, जिनका शेयर कैपिटल 1 मिलियन से सर पब्लिक कंपनीज, बिल्कुल प्राइवेट कंपनीज का शेयर, बिल्कुल। खैर यहाँ पे वो चीज़ ये वाली चीज़ हमसे टेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे बस हम ये माइंड में रखेंगे जो बड़ी कंपनीज होंगी, ठीक है, उनके लिए रिक्वायर्ड बाय लॉ है। कौन सा लॉ रिक्वायर कर रही है? कंपनीज एक्ट, जो कि पाकिस्तान में हम जिसको फॉलो कर रहे हैं, वो रिक्वायर क्या कर रहा है कि भाई आप अपनी कंपनीज का ऑडिट करवाएं, लाजमी करवाएं। और जो छोटी कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज का बेंचमार्क क्या हो सकता है? वही जिनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है, ठीक है। उसके अलावा जो सोल प्रोप्राइटरशिप्स हैं, जो पार्टनरशिप्स हैं, उनके लिए लॉ रिक्वायर्ड नहीं करता कि आप अपनी कंपनीज का ऑडिट करवाएं। वो क्यों नहीं रिक्वायर कर रहा उन केसेस में? कोई बता सकता है मुझे? सर मतलब बहुत जिनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है, तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उनके एसेट्स वगैरह सारे वो कम दिखा रहे हैं, नहीं होगी उतनी ज्यादा कि एक और कॉस्ट ज्यादा आ सकती है ऑडिटर को अपॉइंटमेंट में। अच्छा, जब भी लॉ बनाया जाता है ना, लॉ बनाने का मकसद क्या होता है कि जो पब्लिक एट लार्ज है उसका फायदा सोचा जाए। जो बड़ी कंपनीज होती हैं उसमें मैंने आपको कल बताया था थाउजेंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं,
तो अब अगर उस कंपनी में मसला हुआ ना तो कितने लोग इम्पैक्ट पे आएंगे, थाउजेंड्स ऑफ लोग जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। जबकि सोल प्रोप्राइटर में तो हमें पता था ऑडिट की जरूरत ही नहीं थी, इसी तरह पार्टनरशिप में भी नहीं थी, और इसी तरह छोटी कंपनीज में भी क्या हो रहा होता है, शेयर होल्डर 10-12 ही होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो बड़ी कंपनीज है, क्योंकि वहां पे लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा इन्वॉल्व है, तो इसलिए कंपनीज एक्ट ने क्या किया, उनके लिए जरूरी करवा दिया कि आप लोग अपनी जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाएंगे, आपने क्या करना है, साल के बाद एक ऑडिटर बुलाना है, वो उनको चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, अपनी रिपोर्ट इशू करेगा, और वो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अटैच करके शेयर होल्डर्स को दे रहे होंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ इसमें कोई मसला हमारे लिए कोई क्वेश्चन? सर बाकी जो क्रिकेट टॉपिक चार्ट के वो पीछे आपने वो बताया था कॉन्फ्लिक्ट एंड नीड फॉर ऑडिट, उसमें आपने ये नहीं बताया कि क्या क्या चीजें याद करनी होंगी एक साथ। अच्छा हाँ ठीक कह रहे हैं। अच्छा इसमें क्या याद करना है? इसमें से कुछ नहीं याद करना आपने, समझ लें। एक चीज इसमें से वो ये पूछ सकता है कि सर मैनेजमेंट क्यों चाह रही है कि बेस्ट व्यू प्रेजेंट करना, तो वो आपको ऑलरेडी पता है कि एक तो उनको डर है, क्या डर है कि उनके जॉब से ना निकाल दिया जाए, दूसरा सर इंसेंटिव्स लेना चाह रहे हैं वो, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन आई थिंक ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, इसका क्लेम करने की तो कोई जरूरत नहीं है, राइट। अच्छा अब ये स्टैट्यूटरी ऑडिट एंगेजमेंट और नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट एंगेजमेंट ये हमने पढ़ ली। जो रिक्वायर्ड बाय लॉ होती है उसको स्टैट्यूटरी कह रहे होते हैं, जो नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ होती है उसको क्या कहते हैं, नॉन स्टैट्यूटरी। तो इसके अंदर हमने क्या याद रखना है, सिर्फ ये याद रखने के स्टैट्यूटरी कौन सी होती है, जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है, नॉन स्टैट्यूटरी कौन सी है, जो नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ है। एक आधी एग्जांपल हम लिख लेंगे। एग्जांपल इसमें क्या है, कंपनीज, ठीक है, बड़ी कंपनीज जितनी भी हैं, ठीक है, इसकी एग्जांपल सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप। जी स्मॉल कंपनी जो समझ आती है, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप तो खुद ही सब बना देते हैं, तो उनको व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑडिट? हाँ, उनको फिर क्या मकसद अचीव कर रहे हैं वो ऑडिट करके। बिल्कुल आपने ठीक क्वेश्चन किया, और इसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमारे पास ये वाला टॉपिक है। सर क्या ऑडिट का मकसद सिर्फ यही है कि क्योंकि वो लीगल रिक्वायरमेंट है और क्योंकि वो कंपनीज के अंदर एक ट्रस्ट इशू जो है उसको फुलफिल कर रहा है तो इसलिए ऑडिट करवाते हैं? सर इसके अलावा भी बहुत से फायदे हो रहे होते हैं। वो फायदे क्या हैं, वो ये हमने लिस्ट किए हुए, इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला फायदा तो क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा एक सेकंड, क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़ती है? सर आप एक कंपनी है या लेट से आप पार्टनरशिप फर्म है, आप बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, क्या बैंक आपको इसी तरीके से सिंपल लोन दे देगा? बैंक तो आपको जानता भी नहीं है। बैंक आपसे क्या मांगेगा मैम? गारंटी मांगेगा, ठीक है। वो इंश्योर करेगा कि क्या आप इस काबिल हैं कि आप मुझे 1-2 साल बाद मैंने जो लोन दिया वो वापस कर सकें। तो जब भी हम बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमसे कहता है तुम भाई ऑडिट करवाओ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तुम्हारी, ठीक है, और वो मुझे ला कर दो, ठीक है। अच्छा बैंक गारंटी जनरली किस चीज पे ले रहा होता है, ये थोड़ा सी ऑफ टॉपिक बात है लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। जितने भी हमारे करंट एसेट्स होते हैं या नॉन करंट एसेट्स होते हैं, जनरली बैंक उस वैल्यू के हिसाब से किसी एक एसेट को अपने पास एज अ गारंटी ले लेता है, यानी कि उसके ओनरशिप राइट्स वो ले लेता है। मतलब वो कहता है कि अगर आपने मुझे इतने अरसे में पैसे नहीं दिए तो आपकी जो मशीन है ना ये मेरी हो जाएगी, फिर मैं इसको बेचूं, इसको इस्तेमाल करूं, ये मेरी मर्जी है, ठीक है। अच्छा तो हम पढ़ क्या रहे थे सर, ऑडिट के एडवांटेजेस क्या हैं। पहला एडवांटेज क्या है सर, क्रेडिबिलिटी इन्हांसमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेशक वो सोल प्रोप्राइटरशिप की हो, बेशक वो पार्टनरशिप की हो, बेशक वो कंपनी की हो, सर उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। एक तीसरा बंदा जब बाहर से आकर चेक कर रहा होता है ना एक चीज को, तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। आप लोगों का ICAP का एग्जाम है, अगर वो मुझे ही दे दिया जाए चेक करने के लिए तो मैं तो आप सब लोगों को पास कर दूंगा, ऐसे ही है, क्योंकि आप लोगों को मैं जानता हूँ, मेरी कोशिश होगी कि आप लोग अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेकर आए। तो इसलिए ICAP ने क्या किया था, एक थर्ड बंदे को बुलाया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारे एग्जामिनेशन की क्रेडिबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी क्या बढ़ी होती है, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है जब उनका ऑडिट करवाया जाता है। अच्छा सेकंड पॉइंट वो क्या कह रहा है, मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी। सर मैनेजमेंट, अच्छा एक चीज, कंपनी में जब भी आप किसी कंपनी को इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे अभी, तो जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं ना तो आपको एक जॉब डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। उस जॉब डिस्क्रिप्शन के डॉक्यूमेंट में ना बता रहे होते हैं कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या काम आपने परफॉर्म करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक काम दे दिया जाता है, अपने मंथली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। एक काम आपको दे दिया जाता है कि सर आपने महीने के जितने भी खर्चे होंगे उनको आपने एक्सेल शीट में रिकॉर्ड कर देना है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट को क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन,
ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। तो अब जब भी कोई एम्प्लॉय कंपनी को ज्वाइन करता है तो उसका एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है जिसके मुताबिक उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी होती हैं। तो जब हम ऑडिट करते हैं तो हम ये भी देख लेते हैं कि वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक काम कर रहे हैं या नहीं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंपनी ने उनको असाइन की हुई हैं क्या वो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम ये भी चेक कर लेते हैं कि मैनेजमेंट जो है अकाउंटेबिलिटी, मैनेजमेंट की अकाउंटेबिलिटी देख लेते हैं, मैनेजमेंट ड्यूटीज जो है वो अपनी फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब वही हम पीछे बढ़ के आए हैं, क्या स्टैट्यूटरी का मतलब था, रिक्वायर्ड बाय लॉ। अब क्या मैनेजमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड बाय लॉ भी होती है, कोई बता सकता है मुझे? जिस आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा डायरेक्टर रिपोर्ट, पढ़ा है कैफ लेवल में, ठीक है। जो लिस्टेड कंपनीज होती है ना, हाँ जी, वो क्या कर रही होती है, एक डायरेक्टर रिपोर्ट इशू कर रही होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है डायरेक्टर रिपोर्ट इशू करना? मैनेजमेंट की, ठीक है। और ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि स्टैट्यूटरी है, रिक्वायर्ड बाय लॉ है, ठीक है। तो जो ऑडिटर साहब आएंगे वो ये भी देख रहे होंगे कि क्या वो अपनी स्टैट्यूटरी जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो पूरी कर रहे हैं या नहीं, और नॉन स्टैट्यूटरी जो कि कंपनी ने उनको ड्यूटी दी थी उस ड्यूटी को वो पूरा कर रहे हैं नहीं। अच्छा, उस ड्यूटी को वो कैसे ऑडिटर चेक कर सकता है? जैसे कि मैनेजमेंट ने एक अपनी पॉलिसी बनाई हुई है कि जब भी कोई सेल इनवॉइस आएगी ना, सेल जब हम सेल करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक सेल इनवॉइस बनाते हैं, एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने एक बंदे की लगा दी कि जब भी सेल इनवॉइस तुम्हारे पास आ रही होंगी, ठीक है, तुमने क्या करना है, उनकी सिस्टम में एंट्री करनी है, ठीक है। और उसके जो सीनियर था ना, उसने क्या करना है, सिस्टम के अंदर उसको अप्रूव कर देना है। 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हो गए। अब ऑडिटर होगा ना, जब वो उस ट्रांजैक्शन को चेक कर रहा होगा, अगर वो किसी ट्रांजैक्शन में देखते कि एंट्री तो उसने की हुई है लेकिन उसके सीनियर ने उसको अप्रूव नहीं किया, सीनियर ने अप्रूव नहीं किया, तो क्या हम उसे ऑडिटर ये भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रही, जो सीनियर का काम था वो सीनियर अपना काम पूरा नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑडिट कैसे चेक कर रहा होता है, ये समझ आती है हमें। इसमें कोई क्वेश्चन? ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है असिस्ट इन बिजनेस ट्रांजैक्शन। अच्छा, इसमें हम क्या कह रहे हैं, इंश्योर, जस्ट अ सेकेंड, एक्यूरेसी इन वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ड्यूरिंग सेल परचेज। अच्छा, हम ना कभी कभी क्या होता है, पूरे पूरे बिजनेसेस को बेच रहे होते हैं। जिस तरह आपने शायद सुना हो, अगर आप बिजनेसेस वगैरह में देख रहे होते हैं न्यूज़, तो पीआईए बिक रहा था पिछले दिनों। तो होता क्या है कि पीआईए के ओनर्स ने जब उसको बेचना था तो किसको बेचेगा, किसी दूसरे बंदे को बेचेगा। अब वो दूसरा बंदा जब एक कंपनी को हायर कर खरीद रहा है, ठीक है, दूसरा बंदा क्या करे, एक कंपनी को खरीद रहा है, तो वो कैसे इस चीज पे भरोसा करेगा, ये जो कंपनी में खरीद रहा हूँ ये इससे मुझे फायदा होगा या नहीं होगा? जी, कोई बता सकते हैं? कंपनी की एसेट और लायबिलिटीज देख लेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लेगा उनकी, ठीक है। उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बेस पे आप एमएफए के अंदर पढ़ेंगे, एमएफए के अंदर पढ़ेंगे एक नेट प्रेजेंट वैल्यू बनती है, वैल्यूएशन, ठीक है। तो बेसिकली वो देख क्या रहा होता है, वो देख रहा होता है कि ये जो कंपनी में खरीद रहा हूँ क्या इससे फ्यूचर में मुझे रिटर्न भी मिल सकते हैं या नहीं, ये देख रहा होता है। तो अब वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जिनके ऊपर वो रिलाई करके इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन कर रहा है, पूरा बिजनेस खरीद रहा है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्रेडिबल हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर उसका ट्रस्ट हो। और वो ट्रस्ट वो कैसे हासिल कर सकता है? ऑडिटर को बुला के। तो वो क्या कहता है, जब भी किसी ने बंदे ने एक दूसरे बंदे का बिजनेस खरीदना होता है, वो कहता है सर आप इसका ऑडिट करवाएं, ठीक है। ऑडिटर रिपोर्ट में अगर उसने बताया कि ये जो आपने चीजें प्रेजेंट की हुई हैं, जो आप क्लेम कर रहे हैं कि हमारे इतने एसेट हैं, इतनी लायबिलिटीज हैं, ठीक है, अगर तो बिल्कुल ऐसा ही है तो फिर हम खरीदेंगे, अगर ऑडिटर ने कहा कि ऐसा नहीं है तो फिर हम नहीं खरीदेंगे। तो क्या ये पॉइंट हमें समझ आता है, असिस्ट इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस? अच्छा, उसके बाद सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट लोन अप्रूवल। अच्छा, इसकी एग्जांपल हमने बिल्कुल शुरू में दी थी कि बैंक के पास आप लोन के लिए जाते हैं तो बैंक आपसे क्या मांगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ। जो रिस्क यहाँ पर शेयर होल्डर्स को था कि ये बिजनेस मुझे मेरा पैसा रिकवर करके दे सकता है या नहीं, वही रिस्क बैंक को भी है। बैंक को क्या रिस्क है कि भाई जो मैं लोन दे रहा हूँ उसके ऊपर इंटरेस्ट बैंक चार्ज करता है, वो इंटरेस्ट और लोन मुझे टाइमली मिल सकता है या नहीं मिल सकता। और बैंक ये चीज़ कैसे इंश्योर कर सकता है? बैंक ये चीज़ इंश्योर करता है सर किस चीज़ से कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जिसमें आपके एसेट्स आ रहे हैं, लायबिलिटीज आ रही हैं, सर वो किस तरीके से शो हो रही हैं। तो इस वजह से बैंक के पास आप जब भी लोन लेने जाएंगे तो बैंक क्या करेगा, बैंक कहेगा कि इस जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इसका ऑडिट करवा के लो। वंस आप ऑडिट करवा के ले आएंगे, बैंक को तसल्ली हो गया आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो फिर बैंक क्या करेगा, आपको लोन दे देगा। यहां तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन किसी का?
अच्छा, उसके बाद सर एक पॉइंट है इंटरनल कंट्रोल इंप्रूवमेंट। अच्छा, इंटरनल कंट्रोल्स की टर्म आप आई गेस पहली दफा सुन रहे हैं, राइट? इंटरनल कंट्रोल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली किसी भी कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होते हैं। राइस की एग्जांपल लेते हैं। राइस की पॉलिसी है, यहाँ पे जो फिजिकल स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको पोर्टल जनरली नहीं देते, एडिशनल चार्जेस ले रहे हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। अब कुछ कॉलेज ऐसे भी होंगे जो कि जिन्होंने एक दफ़ा फीस सबमिट करा दी, उन सबको ऐसे ही पोर्टल दे दें, उनसे कोई एडिशनल चार्जेस नहीं ले रहे होंगे। तो ये क्या है? ये पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिनके मुताबिक एक इदारा चल रहा होता है। ये रूल्स बना कौन रहा होता है? जो कंपनी के बड़े होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, जिन्होंने कंपनी को चलाना होता है, ठीक है। ये जो रूल्स होते हैं ना, बेसिकली इन्हीं रूल्स को इस्तेमाल किया जा रहा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। सर मैंने अभी एक एग्जांपल दी थी कि इनवॉइस एक बंदा रिकॉर्ड करेगा सिस्टम में, एक बंदा उसका सीनियर उसको अप्रूव करेगा, ठीक है। 2 स्टेप्स आ गए यहाँ पर। अब ये हो सकता है किसी एक कंपनी की ये पॉलिसी हो कि हमने ये 2 स्टेप लगानी है, किसी कंपनी की पॉलिसी हो सकती है कि हमने ये 2 स्टेप नहीं लगाने। हो सकता है वो कहें कि एक बंदा इनवॉइस आई उसके पास, उसने रिकॉर्ड कर ली, बस हमें उस पर भरोसा है, ठीक है, वो गलत रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये जो 2 स्टेप हम लगा रहे थे, इसका मकसद क्या था कि अगर जो जूनियर बंदा है, अगर उसने कोई गलत चीज़ रिकॉर्ड कर दी, तो उसका सीनियर उस चीज़ को चेक कर ले, उसको वेरीफाई कर ले। एक कंपनी कहती है कि सर हमने एक बंदे को हायर नहीं करना, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उससे होगा क्या? हम सिर्फ एक बंदे पे डिपेंडेंट हो गए हैं। सर अगर वो गलत चीज़ रिकॉर्ड करता है तो उसको चेक करने वाला कोई नहीं है, मैनेजमेंट के अंदर कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ हमें क्या समझ आ गई कि इंटरनल कंट्रोल्स होते क्या होते हैं इंटरनल कंट्रोल्स में? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज होती हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं, जिस तरीके से उनके एम्प्लॉयज़ ने काम करने अपना, ठीक है, उनको हम क्या कह रहे होते हैं? इंटरनल कंट्रोल्स। और ये फाइनेंशियल जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं, उसमें कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं? सर एक एग्जांपल हमने पढ़ी, सेल रिकॉर्ड करनी है किसी ने, कहीं पे 2 लोग उसके अंदर इन्वॉल्व है, कहीं पे एक बंदा इन्वॉल्व है। अच्छा, अब अगर ये यहाँ तक हमें समझ आती है, तो आप बताएं खतरा इस चीज़ का कि एरर होगा या नहीं, कहाँ पर ज़्यादा है? जहाँ पे एक बंदा है या जहाँ पे 2 बंदे हैं? जहाँ पे एक बंदा है, ठीक है। अगर हम उसकी इंटेंशंस पे डाउट ना भी करें तो ह्यूमन एरर तो हो सकता है, गलती हो सकती है, हो सकता है 1 0 कम डाल दे, 10,000 को 1 लाख, 1 लाख को 10,000 बना दे, वो हो सकता है। तो वहां पे क्या है? रिस्क ज्यादा है। किसका रिस्क ज्यादा है? कि गलती होने के चांसेस ज्यादा है, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा है, ठीक है। तो यहां तक हमें समझ आती है बात, ठीक है। हमने अभी तक क्या डिस्कस किया? इंटरनल कंट्रोल्स एक कंपनी के क्या है? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे इस्तेमाल हो रहे होते हैं? सर सेल की हमने एग्जांपल से समझ लिया, ठीक है, सेल इनवॉइस की एग्जांपल से। अब नेक्स्ट स्टेप, सर अगर तो इंटरनल कंट्रोल किसी कंपनी के अच्छे हैं, तो क्या उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी बनी होंगी? क्या उनके फिगर जो हैं वो कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू द वो एंटिटी जिसके कंट्रोल वीक हैं? वीक कंट्रोल का क्या मतलब है? एक ही बंदा देख रहा है। स्ट्रॉन्ग कंट्रोल का क्या मतलब है? 2 बंदे इन्वॉल्व किए हुए हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होते हैं ये उससे भी बेहतर हो सकते हैं, जैसे इसमें 3 बंदे हम इन्वॉल्व कर लें, एक बंदा रिकॉर्ड करे, दूसरा उसके काम को रिव्यू करे, तीसरा उसके काम को रिव्यू करे, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल। और वीक इंटरनल कंट्रोल का क्या मतलब था? कि एक ही बंदा सब कुछ कर रहा है। तो जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे हमारे इंटरनल कंट्रोल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उतनी ही अच्छी बनी होंगी। क्या एग्री करते हैं हम इस चीज से? और जितने वीक होंगे इंटरनल कंट्रोल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में खतरा कि उसमें गलती होगी इतना ज्यादा ही होगा। इस चीज से एग्रीड है हम, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि इंटरनल कंट्रोल जो होंगे ना, उसकी भी इंप्रूवमेंट हो रही होती है। ऑडिटर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा होता है तो वो क्या कर रहा होता है? गलतियां आइडेंटिफाई कर रहा होता है। वो जब गलतियां आइडेंटिफाई करेगा तो वो कैसे गलतियां आइडेंटिफाई करेगा? सर किसी बंदे ने अपना काम ठीक से नहीं किया होगा, ठीक है, और वो काम उसने ठीक से नहीं किया होगा, आल्दो कंपनी ने उसको असाइन किया होगा। तो हो क्या रहा है कि ऑडिटर साहब क्या कर रहे हैं? जो इंटरनल कंट्रोल्स में इंप्रूवमेंट एरियाज हैं वो भी देख रहे होते हैं। और इसके ऊपर भी हम अलग से मैनेजमेंट को बता रहे होते हैं कि सर ये मसले हैं आपके, जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं उनको ठीक कर लें। लेट्स से आप एक कंपनी को ऑडिट करने गए, आपने देखा वहां पे एक ही बंदा इन्वॉल्व है, आपने क्या देखा? वहां पे एक ही बंदा है, एक ही अकाउंटेंट उन्होंने रखा हुआ है, एंट्री भी वही कर रहा है, अप्रूवल भी वही कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी वही बना रहे हैं। तो आप उनको क्या रिकमेंड करेंगे? क्या रिकमेंड करेंगे आप? इंटरनल कंट्रोल वीक है आपके, आप क्या करें? आप ज्यादा बंदे अपॉइंट करें, ठीक है। आप कल कोई इंस्टीट्यूट का क्या कहते हैं ऑडिट करने आते हैं, यहाँ पे कितने बंदे आपकी फी वगैरह प्रोसेस कर रहे हैं? एक ही बंदा कर रहा है। अच्छा, अब एक ही बंदा कर रहा है तो 2 बंदे कर रहे हैं। अच्छा, एक बंदा अगर कर रहा होता तो क्या उसके पास चांसेस ऑफ फ्रॉड बहुत ज्यादा नहीं हो जाते?
ठीक है, वो कुछ भी रिकॉर्ड कर देता, आपसे वो ले लेता 50,000 रुपए, रिकॉर्ड कर देता 30,000 रुपए। तो 2 बंदे रखने का मकसद इस इंस्टीट्यूट का समझ में आता है आपको, ठीक है। तो ऑडिटर जब क्या करते हैं ना, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जब चेक कर रहा होता है तो साथ साथ वो ये भी देख रहा होता है कि मैनेजमेंट अपने काम पूरे कर रही है या नहीं ठीक से, और उससे उसको आइडेंटिफाई हो जाता है कि सर इनके जो ऑपरेशंस हैं इसमें इंटरनल कंट्रोल्स इनके अच्छे हैं या बुरे हैं, और अगर उनके बुरे हों तो ऑडिटर ये भी बता देता है कि भाई इनको आप ठीक कर लें। तो इंटरनल कंट्रोल इंप्रूवमेंट भी वो बता रहा होता है। वो क्या कह रहा है, ऑडिटर क्या करता है, इंटरनल कंट्रोल को असेस करता है, असेसमेंट करते हैं उनकी। असेसमेंट का क्या मतलब होता है, उनको इवेल्युएट करते हैं और बता रहा होता है कि सर कहाँ पे जो है इंप्रूवमेंट एरियाज रिक्वायर्ड है, रिकमेंडेशन दे रहा होता है अपनी। ये पॉइंट हमें क्लियर है इंटरनल कंट्रोल्स वाला सर। जी। और वैसे पूछ रहा हूँ कि ऑडिट 2 तरह के होते हैं ना, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। ये जो इंटरनल ऑडिट है ये इंटरनल कंट्रोल में आता है। इंटरनल ऑडिट अभी अगर इस क्लास में हमने डिस्कस किया तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी स्टूडेंट्स में, ठीक है। क्लास के बाद में आपको इसकी डिटेल्स बता दूंगा। अच्छा, ये पॉइंट्स हमने इसमें क्या याद करना है, अच्छा इसमें हमने क्या याद करना है, सिर्फ ये जो हेडर्स हैं, लेकिन हमें इस काबिल होना चाहिए कि ये हेडर्स देख के हम इसकी कहानी बना सकें, ठीक है। क्रेडिबिलिटी इन्हेंसमेंट अगर हमने याद किया हुआ है तो हम ये बता सकें कि ऑडिटर क्या कर रहा होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी बढ़ा रहा होता है, ट्रस्ट वर्दीनेस बढ़ा रहा होता है, ठीक है। तो हम ये हेडर्स याद कर लेंगे और ये चीज़ हम खुद से लिख लेंगे, और ये भी क्वेश्चन जो है एज इट इज 5 से 6 नंबर का वो आपसे पूछ रहा होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक हम, कोई मसला किसी को? सर डबल चेंज वाले आंसर करने आते हैं, सॉरी, मतलब कि एक चीज एक्सप्लेन किया उसके आगे से कुछ अपनी तरफ से इंफर करना होता है। हाँ, वो केस स्टडीज में आ जाता है। ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, वो स्ट्रेट आपके पास पेपर हम देखेंगे तो उसमें स्ट्रेट अवे वो इसी तरह पूछ रहा होता है कि आप बस एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट बता दें 5 नंबर के, सिंपल। तो जो मैंने 25 मार्क्स का क्वेश्चन बताया ना, ये बहुत आसान होता है, यहाँ से मार्क्स क्लियर करना बहुत ईजी होता है। यस, इसको आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं जी। वो जो रटा लगा सामने रास्ता ये बताता है, हाँ ये चीजें याद करना है। Excuse me, boss. अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक सर हमने क्या पढ़ना है, ऑडिटर रिपोर्ट एंड की कॉन्सेप्ट्स। ऑडिटर रिपोर्ट के बारे में हम एक ओवरव्यू तो ले चुके हैं ऑलरेडी। ऑडिटर रिपोर्ट क्या होती है, उसमें अपनी फाइंडिंग्स बता रहा होता है, उसने जो ऑडिट प्रोसीजर करके जो चीज़ें निकाली होती हैं, जो कि उसने किसको बतानी होती हैं, शेयर होल्डर्स को, ठीक है, वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बता रहा होता है। सर यही बात यहाँ पर लिखी होती है कि ऑडिट कंप्लीट करने के बाद वो क्या करता है, एक रिपोर्ट इशू करता है जिसमें वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा होता है। अच्छा, ये ओपिनियन की टर्म हमने आई थिंक कल तक इस्तेमाल नहीं की थी, हमने बस क्या बताया था कि वो या तो एरर आइडेंटिफाई करेगा या नहीं करेगा। अगर वो एरर आइडेंटिफाई कर लेता है तो फिर वो अपने ओपिनियन, पहली किसी भी रिपोर्ट की जो पहली लाइन होती है ना, उसमें ओपिनियन दे रहा होता है। ओपिनियन में अपने बता रहा होता है कि सर यहाँ पे गलती है या नहीं है, यहाँ पे मिस स्टेटमेंट है या नहीं है। क्लियर है? हम अपना वो ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और इस ओपिनियन एक्सप्रेस करने से होता क्या है, क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है जितने भी शेयर होल्डर्स हैं हमारे उनका। ये चीज़ तो हमने रिपीट ही की है, इसमें कुछ नई चीज़ हमने नहीं पढ़ी। अच्छा, आगे तो जो 3 चीज़ें हमारी उसमें है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। अच्छा, ये अगर आप पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना क्यों जरूरी है डायरेक्टर और मैनेजमेंट से, ताकि उसकी डिसीजन मेकिंग में कोई बायसनेस ना आ जाए, ठीक है। इसमें भी कोई नई चीज़ हमने नहीं पढ़ी, बहुत डिटेल से हम ये चीज़ डिस्कस करते आ रहे हैं कि इंडिपेंडेंस ऑडिटर की बहुत ज़रूरी होती है। कोई क्वेश्चन यहाँ था किसी का? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में वो क्या बात करें, ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑडिटर ट्रू एंड फेयर व्यू चेक कर रहा होता है कि भाई बेस्ट व्यू, एक बेस्ट व्यू था, एक ट्रू एंड फेयर व्यू। बेस्ट व्यू में क्या बता रहे थे सर, अच्छे से अच्छा, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा, खर्चे कम से कम। ट्रू एंड फेयर व्यू में जो काम एक्चुअल में हुआ है वही काम हमें बता रहे होते हैं। तो क्या कह रहे हैं ट्रू एंड फेयर व्यू में, वो कह रहे हैं कि ऑडिटर साहब क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कि वो क्या हो रही हैं, फेयरली प्रेजेंट हो रही हैं, जो फिगर्स जहां पर आनी चाहिए थी वहीं पर आ रही हैं, ठीक है। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब वो क्या कह रहे हैं कि ये फ्री हैं फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट।
अच्छा, मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल का वर्ड आपने पहली दफा सुना है अभी इस क्लास में, ठीक है, तो इसकी डिस्कशन आगे हो रही है, ठीक है। अभी तक के कॉन्सेप्ट के मुताबिक वो क्या देखेगा कि कोई गलती तो नहीं है, कोई मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, ठीक है, और वो किसके मुताबिक देखेगा, किसी क्राइटेरिया के मुताबिक देख रहा होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा क्या क्राइटेरिया होता है, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो अब उसने यहाँ पे IFRS ही क्यों नहीं लिख दिया, उसने ये क्यों लिखा है एप्लीकेबल फ्रेमवर्क, कोई बता सकता है मुझे? IFRS के अलावा भी काफी सारे यस, बिल्कुल, क्योंकि IFRS के अलावा हर कंट्री जो है वो IFRS को इस्तेमाल नहीं करती। फेमस बहुत हैं US गैप्स, US के जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, US गैप्स। तो जो US के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही होती हैं वो IFRS के मुताबिक नहीं, US गैप्स के मुताबिक बन रही होती हैं। और ये जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है ये इंटरनेशनली बना रहे होते हैं वो, तो इसलिए उन्होंने जनरल टर्म यूज की, क्या, एप्लीकेबल फ्रेमवर्क। और पाकिस्तान में भी, वरना हम अभी आगे जाके पढ़े होंगे, हम कंप्लीट IFRS को अप्लाई नहीं कर रहे होते, हम उतना IFRS अप्लाई कर रहे होते हैं जितना हमें कंपनीज एक्ट ने अलाउ किया हुआ है। कंपनी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं वो कितना IFRS अप्लाई करती हैं, जितना उनको कंपनीज एक्ट ने अलाउ किया हुआ है। तो ये बात हमें समझ आती है कि ऑडिटर क्या देख रहा होता है कि जो एप्लीकेबल फ्रेमवर्क है उसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है या नहीं बनी, ठीक है। मैम आप एक कंपनी का ऑडिट करने जाती हैं, आप देखती हैं उन्होंने IFRS के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाई, तो आप क्या उसकी गलती निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? आप पहले उनसे पूछेंगी कि क्या आपका एप्लीकेबल फ्रेमवर्क कौन सा है, आप कौन से आप एप्लीकेबल फ्रेमवर्क को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे पूछेंगी। अब खुद भी ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगी कि उनकी कंट्री में ये जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, लेट्स से बैंकिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, इसके जो अथॉरिटी जो इसको डील कर रही है, बैंकिंग इंडस्ट्री को कौन सी अथॉरिटी डील कर रही होती है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इनको क्या अलाउ कर रहा है, क्या वो कह रहे हैं कि आप IFRS को फॉलो करो या वो कुछ और कह रहा है? तो पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे कि आपका फ्रेमवर्क क्या है, उसके मुताबिक, उस फ्रेमवर्क के मुताबिक उन्होंने ठीक काम किया या नहीं, वो हम चेक करेंगे। अच्छा, उसके अलावा मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट है और ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। इसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 जो है हमारा वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सर आप एक कंपनी के ऑडिट पे गए हैं, आपको क्लाइंट ने बिठाया, चाय से मंगवाई आपके लिए, आप बड़े खुश। अच्छा, आप क्या कर रहे थे, कंपनी की जो इनवॉइसेस थी ना वो देख रहे थे कि जो इनवॉइस में अमाउंट आ रही है और जो कंपनी ने सिस्टम में रिकॉर्ड की है वो सेम है या नहीं। अच्छा, इनवॉइस अमाउंट थी 10 लाख रुपए, इनवॉइस अमाउंट कितनी थी? 10 लाख रुपए, ठीक है। इनवॉइस में जो सिस्टम में एंट्री उसने की भी है ना, कितने अमाउंट से की है? 10 लाख रुपए से। लेकिन जो उसने बिल किया हुआ है ना, उसके अपने कस्टमर को बिल किया हुआ है, वो किया हुआ है 9,90,999 रुपए से, ठीक है, 1 रुपए का फर्क आ गया। अच्छा, आप बहुत खुश हुए, सर मैंने पहले दिन ही ऑडिट के अंदर मिस स्टेटमेंट निकाल ली, एरर निकाल लिया। आप भागे भागे गए सीनियर के पास, सर देखे मैं कितना एक्सपर्ट हूँ ऑडिट का। मैंने क्या किया, मैंने उनकी गलती निकाल ली। सीनियर ने आपको क्या देगा? शाबाशी देगा। सीनियर कहेगा कि भाई जाओ इसको ठीक करवा के लो, 1 रुपए की उनसे क्या करो, एडजस्टमेंट दिलवाओ। ऐसा ही होगा? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि वो अमाउंट मटेरियल नहीं है, ठीक है। 10 लाख की ट्रांजैक्शन है, उसमें अगर आपने 1 रुपया कम रिकॉर्ड कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना ही हमें फर्क पड़ने वाला है, ना ही शेयर होल्डर्स को फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। एक और एग्जांपल, सर आपका नाम? अली हमजा। अच्छा, अली हमजा एक रोड पे जा रहे हैं, बड़े अच्छे से तैयार हुए हुए हैं, उनको एक कॉल आती है। अच्छा, वो जेब से मोबाइल फोन जब निकालते हैं ना तो उनकी जेब से 10 रुपए का नोट गिर जाता है। अब अली हमजा भाई के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो झुक के नोट को उठा लें, लेकिन अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका ऑरा खराब हो जाएगा। एग्री करते हैं हम इस चीज से? तो वो क्या करेंगे, वो आसपास देखेंगे कोई देख तो नहीं रहा, अगर लोग देख रहे हैं तो वो क्या करेंगे, नोट नहीं उठाएंगे और आगे चले जाएंगे। अच्छा, अब इसी सिनेरियो को देखते हैं सर, हम रिप्लेस करते हैं 5000 के नोट से। अली हमजा भाई जा रहे हैं, उनका मोबाइल निकाल रहे थे, 5000 का नोट उनसे गिर गया, तो अब वो ऑरा की फिक्र नहीं करेंगे, अब वो उसको लाजमी उठाएंगे। एग्री करते हैं इस चीज से? तो ये क्या चीज है, ये मटीरियलिटी है, और ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर बंदे के लिए डिफरेंट होगी। अली हमजा भाई 5000 का नोट उठाएंगे, हो सकता है हमारे भाई, आपका नाम एहसन भाई, बहुत अमीर है, इनके लिए 5000 की भी कोई अहमियत नहीं है, तो ये उसको भी नहीं उठाएंगे। सबके लिए मटीरियलिटी जो होगी वो डिफरेंट होगी। यहाँ तक समझ आता है? अब हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जो मटीरियलिटी होगी ना वो डिफरेंट होगी, ठीक है।
मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि सर इससे नीचे की गलतियों को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। इस अमाउंट से नीचे की गलतियों को हम क्या कर रहे होंगे, इग्नोर कर रहे होंगे। उसके बेस पे हम मैनेजमेंट के पास ये नहीं कह रहे होंगे इसको ठीक करो आप। एग्रीड है हम यहाँ तक? अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कितनी मटीरियलिटी है। क्वेश्चन आता है ना सर, मुझे कैसे पता कि 1 रुपया तो ठीक है हम नहीं एडजस्ट करवाएंगे, अगर 10 रुपये का फर्क हुआ तो क्या करवाएंगे या नहीं, अगर 100 रुपये का फर्क हुआ तो करवाएंगे या नहीं, क्वेश्चन आता है ना। तो उसके लिए स्टैंडर्ड ने हमें कुछ बेंचमार्क्स दे दिए, ठीक है। उन बेंचमार्क्स की भी बेसिस हैं, बट वो अभी इस लेवल पर नहीं है, वो एडवांस लेवल पर हम जाके देख रहे होंगे। अभी आपको याद क्या करना है सर, जो प्रॉफिट होता है ना किसी भी कंपनी का, उसकी हम 5% लेते हैं, प्रॉफिट का 5% लेते हैं। 10 लाख प्रॉफिट है तो उसका 5% कितना होगा, मैं बता सकते हैं? जो भी होगा 50,000 लेट्स से, जो भी उसका प्रॉफिट है, तो हम क्या उसको बेंचमार्क बना लेंगे। अब 49,000 तक की अगर हमें एरर निकला है तो हम उसको ठीक नहीं करेंगे, और उससे ऊपर का अगर एरर है तो उसको ठीक करवा रहे होंगे। तो मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट हमें समझ आता है यहाँ तक? कोई मसला इसमें? कोई मसला नहीं है। लेक्चर हम जी जो भी प्रॉफिट आता है आपका उसका 5% ले लें, और जो भी एरर करेक्ट करना पड़ेगा 5% जो निकला उससे कम हो तो ना करो, ज़्यादा हो बिल्कुल इक्वल हो। बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर फर्दर कॉन्सेप्ट भी है, मटीरियलिटी के अंदर एक परफॉर्मेंस मटीरियलिटी का कॉन्सेप्ट भी होता है, ठीक है। लेकिन फॉर द टाइमिंग आपके लिए इतना जानना बस जरूरी है कि मटीरियलिटी होती क्या है, ठीक है, और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं हम कंपनी में। सही है क्वेश्चन रोहित? अभी जिस वक्त प्रैक्टिकल के हिसाब से देखते हैं, पेपर में अगर वो हमें प्रॉफिट नहीं बताता है किसी कंपनी का, और वो लाजमी बताएगा यस, वो प्रॉफिट आपको दे देगा। प्रॉफिट नहीं देता तो कुछ और बेंचमार्क दे देगा, वो और बेंचमार्क क्या होंगे वो हम देख रहे होंगे आगे जाके, ठीक है। लेकिन फॉर द टाइमिंग हमें क्या, एक ही बेंचमार्क मैंने आपको बताया, क्या बेंचमार्क बताया? प्रॉफिट का कितना? 5%। प्रॉफिट उसने आपको दिया, 5% आपने निकाला, जो क्वेश्चन में आपने गलती निकाली उसको कंपेयर किया उससे, ठीक है, फिर आप अपना आंसर उसके हिसाब से दे देंगे। अगर वो हमारी मटीरियलिटी से ज्यादा है तो हम क्या कर देंगे, उसको ठीक करवा रहे होंगे, कम है तो इग्नोर कर देंगे। अच्छा, असाइनमेंट क्वेश्चन जैसे कि हमारा एग्रीड था, हमने करनी है। सर ये आपकी आज की असाइनमेंट है, घबराना नहीं है इतनी बड़ी डिस्क्रिप्शन को देखकर, बहुत आसान असाइनमेंट है, ठीक है। इसको हम डिस्कस भी कर रहे होंगे, लेकिन मैं चाह क्या रहा हूं कि इसको पहले आप खुद से पढ़ें, खुद से इसको सोचें, क्योंकि हमने ऑडिट में क्या सीखना है, सोचना हमने कैसे है, हमने आदत क्या डेवलप करनी है, सोचने की आदत डेवलप करनी है, ठीक है। तो ये केस स्टडीज आपने करनी है, और कल की क्लास से पहले आपने इसको लिखकर मुझे भेजना है। अच्छा, एक चीज सर, मैं बिल्कुल आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप इस केस स्टडीज को ठीक करेंगे, मैं किसी एक से भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये जरूर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप इस केस स्टडीज को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। अटेम्प्ट करना है, ठीक हो गलत हो वो मैटर नहीं करता। एग्रीड है? थैंक यू सो मच।